हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रासायनिक बल गतिकी। क्या करेंगे? स्टार्ट रासायनिक बल गतिकी। इस चैप्टर का जिसे बोला गया है केमिकल काइनेटिक्स, उसका सेकंड लेक्चर आज हम लोग का है। तो कहानी मिस ये है दोस्तों कि आप इस क्लास का बेसिक मीन्स इस चैप्टर का बेसिक पढ़ना ना भूले, क्योंकि किसी भी चैप्टर का बेसिक ही मेन पार्ट होता है। यदि आपने बेसिक नहीं समझा है, यदि आपने बेसिक अच्छे से नहीं सीखा है दोस्तों, तो निश्चित रहिएगा आपको हर जगह परेशानी होगा। फिर जब हम इस चैप्टर के लास्ट में पहुंचेंगे, बीच में पहुंचेंगे, वहां पर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा दोस्तों। इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूं, रासायनिक बल गतिकी का ये हम लोग का सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर जो है अभी डाला हुआ है हमारे चैनल पे, उसको जाके पढ़िए। सेकंड लेक्चर अब स्टार्ट कीजिए। और पहला और दूसरा में कहीं भी डाउट होगा, आप निश्चित होकर बिना बेहिचक का, बिना हिचकिचाए हुए खुल्लम खुल्ला आप हमसे पूछिए। और यदि आपको कोई डाउट है निश्चित तौर पे पूछिए और बतलाइए कहाँ डाउट है, ताकि फिर से हम इसको रिवीजन आपको करवा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये दोस्तों, अभिक्रिया के वेग को हम लोग दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अभिक्रिया के वेग को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है, जिसमें सबसे पहला प्रकार है अभिकारकों में से किसी एक अभिकारक के सांद्रण के घटने के वेग द्वारा, और दूसरा क्या है, प्रतिफलों में किसी एक प्रतिफल के सांद्रण में वृद्धि होने के द्वारा। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपका कोई रिएक्शन है, देखिए रिएक्शन है ए प्लस बी, क्या बनता है? ए बी बनता है दोस्तों। यदि आपने अभिक्रिया का वेग निकालना चाहते हैं दोस्तों, मैंने क्या बोला, दो प्रकार से आप कर सकते हैं, दो मेथड से आप कर सकते हैं। और यदि ये रिएक्शन है तो आप जानते हैं ये एरो है, ये एरो का जो पीछे का भाग है, इस एरो के जो पीछे का पार्ट दोस्तों है, इसको बोलते हैं क्या? रिएक्टेंट। इसी को क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलते हैं। अब एरो के जो आगे का भाग दोस्तों, इसी को बोलते हैं प्रतिफल। प्रतिफल बोलते हैं। इसी को बोलते हैं दोस्तों क्या? उत्पाद बोलते हैं। इसी क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं दोस्तों। तो प्रोडक्ट कौन हुआ? प्रतिफल हुआ, समझ गए? एरो के जस्ट आगे का भाग प्रतिफल उत्पाद, एरो के पीछे का भाग अभिकारक और रिएक्टेंट कहलाता है। कहानी में क्या है, या तो हम अभिकारक के द्वारा वेग को निकाल सकते हैं, या उत्पाद के द्वारा या प्रतिफल के द्वारा हम वेग को ज्ञात कर सकते हैं। वही लिखा हुआ अभिकारक के वेग को दो प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। एक कर सकते किससे? अभिकारक के द्वारा, एक कर सकते हैं प्रतिफल के। अब दोस्तों देखिए हल्का ये पॉइंट है, जैसे मान लीजिए ए और बी है। क्या है? ए और बी है। मान लीजिए ये प्रारंभिक सांद्रण जो है, प्रारंभिक सांद्रण जो है, मान लेते दोस्तों क्या 1 ग्राम है। क्या मान लेते? 1 ग्राम है। अब जब तक रिएक्शन नहीं होगा बी क्या बनेगा? क्या नहीं बनेगा? उस समय बी क्या होगा? 0 होगा। क्यों भाई? क्योंकि जब तक ए आपस में रिएक्शन नहीं करेगा कि दूसरे से, बी बनेगा नहीं। तो प्रारंभ है तो बी का मान 0 होगा।
कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद मान लीजिए ये क्या है, y घट गया, तो ये क्या y बन गया, तो शेष कितना बचेगा दोस्तों, a माइनस वाई, और क्या होगा y। तो कहने में क्या है, जैसे जैसे समय बीतते जाएगा अभिकारक घटता चल जाएगा स्टेप बाय स्टेप, लेकिन उत्पाद क्या होगा दोस्तों, बढ़ते चल जाएगा। प्रारंभिक सांद्रण घटेगा, मीन्स क्या, अभिकारक का सांद्रण घटेगा, उत्पाद का सांद्रण बढ़ेगा। वही देखिए दोस्तों यहां लिखा हुआ क्लियर, क्या अभिक्रिया, दोस्तों था इसको आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, अच्छा रहेगा आपके लिए, मैं मिटा रहा हूं। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, अभिक्रिया प्रारंभ हो जाने पर जैसे जैसे समय बीतता है अभिकारक का सांद्रण घटने लगता है, और अभिकारक का सांद्रण घटेगा तो उत्पाद या प्रतिफल का सांद्रण बढ़ेगा। जैसे मान लिया गया दोस्तों, क्या किसी समय T1 पे सांद्रण A का C1 है, T2 का क्या है सांद्रण C2 है। कोई टाइम पे, अब कौन टाइम है किसी नहीं पता दोस्तों, जैसे मान लीजिए दोस्तों क्या, देखिए क्या था, A था और क्या था B था, इनिशियल टाइम प्रारंभिक, इसका C मानते हैं दोस्तों, ये क्या हुआ 0 होगा। कुछ समय के बाद T1 के बाद ये घटता है X, ये बनता है कितना X, रिमेनिंग कितना बचता है, रिमेनिंग का मतलब होता है शेष फल, C माइनस एक्स, यह क्या हो जाएगा X, ये रिमेनिंग हो गया दोस्तों। अब जो हम वेग निकालना चाहेंगे तो वेग कैसे निकलेगा, A के द्वारा अलग निकलेगा, B के द्वारा अलग निकलेगा। तो सबसे पहले हम वेग निकालते हैं A के द्वारा, A मतलब क्या, अभिकारक के द्वारा। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है A के सांद्रण में कमी, फॉर्मूला होता है A की सांद्रण में कमी, मतलब A का जो सांद्रण है उसमें कमी, डिवाइड बाय कमी होने में जो समय लगता है, कमी होने में जो समय लगता है। इस प्रकार से एक द्वारा क्या वेग निकाल सकते हैं हम लोग। यदि मान लीजिए दोस्तों B के द्वारा वेग निकालना रहेगा तो वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों ये वेग का फॉर्मूला हो जाएगा B में वृद्धि, B की सांद्रण में वृद्धि, B की सांद्रण वृद्धि बटा सांद्रण वृद्धि होने में लगा समय, सांद्रण वृद्धि होने में लगा समय। देख एक द्वारा कैसे देखिए फॉर्मूला, देखिए कैसे कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, और बी के द्वारा भी देख लिए कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, क्योंकि ए एक अभिकारक है, रिएक्टेंट है, धीरे धीरे घटेगा, बी एक उत्पाद है, धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों बढ़ेगा। कोई डाउट इसमें। अब आइए देखिए दोस्तों लिखा हुआ क्या, देखिए इसको देखिए दोस्तों, थोड़ा इसको अपने कॉपी में थोड़ा अच्छे से लिख लीजिएगा, और आगे देखिए हम निकालना कोशिश करेंगे एक एक करके।
देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, देखिए अतः अभिक्रिया का वेग ए के सांद्रण में कमी और लगा हुआ समय, वही तो मैंने बताया था आपको। अब सवाल दोस्तों ये है, सांद्रण में कमी कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी बात है, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या लेंगे दोस्तों? फाइनल माइनस इनिशियल। तो मान देखिए दोस्तों, ये क्या है? फाइनल है। ये क्या है? सी, कुछ भी लीजिए, फाइनल वैसे नियमता क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, C1 माइनस C2 डिवाइड T2 माइनस T1। तो C1 माइनस C2 को क्या डेल्टा C बोल दिया गया है, T2 माइनस T1 को क्या बोल दिया गया? डेल्टा T बोला गया। इसी को देखिए लिखा गया सांद्रण है, तो डेल्टा सांद्रण A का और डेल्टा T टाइम का। वही चीज दोस्तों यहां पे देखिए क्या क्लियर मेंशन कर दिया। आइए देखिए क्या है, बड़ा कोष्टक किसका सूचक है? तो बड़ा कोष्टक जो है सांद्रण का सूचक, बड़ा कोष्टक सांद्रण का क्या है? सूचक है। और अभिक्रिया के दौरान अभिकारक का सांद्रण घटता है, बात तो सही है। अभिक्रिया के दौरान अभिकारक का सांद्रण क्या घटेगा? अतः अभिक्रिया के वेग जब भी हम निकालेंगे दोस्तों, वो जब भी निकालेंगे ऋणात्मक होगा। तो यदि आपसे को पूछा जाए जब अभिकारक के द्वारा आपने वेग निकाला है वो वेग ऋणात्मक क्यों हो जाता है? तो सिंपल बोलेंगे ऋणात्मक इसलिए होता है क्योंकि अभिकारक का सांद्रण धीरे धीरे घटता है, इसलिए वेग अभिकारक के द्वारा निकाला गया वेग क्या होता है? निगेटिव होता है, माइनस। अर्थात अभिक्रिया का वेग माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ए डिवाइड बाय टी हो जाएगा। तो यहां माइनस क्यों लगाए दोस्तों? ये माइनस आपको रिप्रेजेंट करता है आपने जो वेग निकाला है, ये वेग निकाला गया है सांद्रण के द्वारा। ये जो वेग निकाला गया है दोस्तों सांद्रण के द्वारा निकाला गया है। अतः उपयुक्त अभिक्रिया के अनुसार एक मोल ए से 1 मोल बी बनता है। मतलब आपने देखिए ए बी लिया था, आपने तो ये लिया था दोस्तों ने, तो यहां पे कोफिशिएंट क्या देखिए 1 है, यहां पे भी 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 1 मोल जो है ए के द्वारा बी का 1 मोल बनता है, बी का 1 मोल बनता है। आइए दोस्तों देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, प्रतिफल बी के सांद्रण में क्या होता है दोस्तों? वृद्धि होता है, बढ़ता है। क्यों? क्योंकि प्रतिफल है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमेशा बढ़ेगा, रिएक्टेंट हमेशा घटेगा। प्रोडक्ट का सांद्रण हमेशा बढ़ेगा, रिएक्टेंट का सांद्रण हमेशा। वही बोल रहा है प्रतिफल बी के सांद्रण में वृद्धि के रूप में अभिक्रिया के वेग को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। जैसे देखिए क्या गया, अभिक्रिया वेग प्लस डेल्टा बी बाय dt लिया गया। तो यहां प्लस क्यों लिया गया है? प्लस क्या सूचक करता है? प्लस सूचकांक है, प्लस बतलाता है, ये बतलाता है अभिक्रिया का जो वेग निकाला गया है प्रतिफल से निकाला। क्या निकाला गया? प्रतिफल से निकाला। अभिक्रिया बी के सांद्रण में क्या होती है? वृद्धि होती है, अतः वेग के लिए क्या होगा? धनात्मक होगा। क्योंकि प्रतिफल का सांद्रण बढ़ रहा है दोस्तों, इसलिए वेग क्या हो जाएगा दोस्तों? धनात्मक हो जाएगा। अर्थात अभिक्रिया का वेग बराबर प्लस डेल्टा डीबी डिवाइड बाय dt हो जाएगा। आज दोस्तों देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए वही लिखा अभिक्रिया का वेग माइनस डेल कंसंट्रेशन ए बाय dt बराबर प्लस डेल डीबी डिवाइड बाय dt, ये हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक इक्वेशन लेते दोस्तों, इसका वेग निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? यदि आप वेग निकालना चाहते हैं
ए के द्वारा, ए मतलब क्या, ए का, एक मिनट दोस्तों, ए का क्या मतलब है, ए का मतलब है आप निकाल रहे हैं अभिकारक के द्वारा। क्या दोस्तों, देखिए माइनस हो जाएगा डेल कंसंट्रेशन ए डिवाइड बाय 2 dt, dt नहीं दीजिएगा तो डेल्टा टी बोल दीजिए। तो 2 क्यों आया दोस्तों, क्योंकि कोफिशिएंट क्या है, 2 है। इसके पहले जो क्वेश्चन था ए एरो बी, वहां पे 2 3 ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। तो इस प्रकार अभिक्रिया का वेग निकालेंगे। ये तो ए के द्वारा हो गया दोस्तों ने। अब वेग निकालेंगे किसका, बी के द्वारा निकालेंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, प्लस, क्या लिखेंगे, प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाय क्या होगा, डेल्टा टी हो जाएगा। देखिए वही देखिए लिखा हुआ, देखिए दोस्तों कैसे निकाले आप सीखिए दोस्तों इसको। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, मिटा रहा हूं इसको। इस अभिक्रिया में ए के 2 मोल से बी का 1 मोल प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन बोलता यही है, 2 मोल ए का 2 मोल ए से 1 मोल बी प्राप्त होता है। इसलिए ए का खपत का वेग बी के बनने से क्या है, दुगुना है। क्या है, दुगुना है। देखिए दोस्तों वही देखिए लिख दिया, क्लियर यहां लिखा हुआ है, तो मैंने लिखा वही लिखा हुआ देखिए। आज दोस्तों मान लीजिए ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसका वेग निकालिए। पहले मैं निकाल देता हूं, ए के द्वारा निकालेंगे, क्या होगा, माइनस ले लेंगे डेल्टा डेल ब्रैकेट ए डिवाइड बाय डेल टी हो जाएगा। यदि दोस्तों वेग निकालते हैं हम बी का, तो ये देखिए हो जाएगा प्लस डेल्टा बी बाय क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 डेल्टा टी हो जाएगा। तो क्योंकि ये रिएक्शन क्या बोल रहा है, ये रिएक्शन ये बोल रहा है दोस्तों, ए यदि जिस रेट से ए का खपत होगा उसके दूना रेट से क्या बी बनेगा, प्रतिफल बनेगा। देखिए लिखा हुआ, देखिए वही दोस्तों जो मैंने बोला, देखिए वही लिखा होगा, देखिएगा कैसे निकाले, देख लीजिए इसको, ध्यान रखिएगा इसको। आए देखिए क्या लिखा हुआ, बाकी मैं बताता हूं दोस्तों। देखिए साफो साफ लिखा हुआ, इनमें एक के 1 मोल से बी का 2 मोल बनता है, अर्थात ए की खपत से बी का बनना कितना दोस्तों, दुगुना है। देखिए वही लिखा हुआ जो मैंने लिखा था, देख लीजिए क्लियर। अब सवाल दोस्तों क्या है, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, प्लीज इसको आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो फिर क्या दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। जैसे मान लीजिए ए 2a प्लस 3b इक्वल टू दिया दोस्तों 4c प्लस 5d दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 5d दिया हुआ है। यदि हम वेग निकालना चाहेंगे तो पहले निकालते हैं अभिकारक के द्वारा, माइनस डेल ए बटा 2 डेल्टा टी, ये बराबर होगा दोस्तों माइनस डेल कंसंट्रेशन बी बाय डेल टी, यहां लेकिन 3 लगा देंगे, ये बराबर होगा दोस्तों डेल्टा सी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय 4 डेल्टा टी, बराबर होगा दोस्तों कंसंट्रेशन डी अब बटा हो जाएगा कितना, 5 डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, 5 कैपिटल M प्लस 4 कैपिटल N एरो 8p प्लस 9q लेते हैं। यदि इसका वेग निकालना चाहते हैं दोस्तों, तो वेग बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन m डिवाइड बाय 5 डेल्टा टी, बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन n डिवाइड बाय 4 डेल्टा टी हो जाएगा दोस्तों।
बराबर डेल्टा कंसंट्रेशन P बटा 8 डेल्टा T हो जाएगा बराबर कंसंट्रेशन Q बटा 9 डेल्टा T हो जाएगा। ये हो गया। आइए देखिए दोस्तों क्या नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है दोस्तों, थोड़ा इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। उसको कॉपी में एक दो क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, रियल क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए दोस्तों क्या N2 प्लस H2 बराबर होता है NH3 होता है। N2 प्लस H2 बराबर क्या NH3 होता है। अब सबसे पहले वेग लिखने के पहले आप क्या कीजिए, समीकरण को बैलेंस कीजिए। तो 2 यहां होगा और 3 यहां होगा। अब यदि हम लिखेंगे दोस्तों इसको वेग, तो वेग बराबर होगा माइनस डेल N2 डिवाइड बाय डेल T बराबर माइनस डेल H2 डिवाइड बाय 3 डेल्टा T बराबर हो जाएगा डेल NH3 डिवाइड बाय 2 डेल्टा T हो जाएगा। ये क्या है, वेग निकल गया दोस्तों। आप यदि दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं H2 प्लस O2 बराबर क्या H2O2 बनता है। रिएक्शन पहले से बैलेंस है। चलिए हम एक लेते हैं H2O2 H2O ले लेते हैं। तो बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब वेग लिखेंगे हम लोग तो क्या होगा माइनस डेल H2 का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय 2 डेल्टा T अब बराबर माइनस होगा डेल्टा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय क्या डेल्टा T। यहाँ कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ 2 3 कुछ नहीं दिया हुआ है। अब बराबर हो जाएगा डेल्टा H2O का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय डेल्टा T हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अभिक्रिया का वेग निकालते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, इसको क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है। आइए दोस्तों हम लोग औसत वेग देखेंगे। क्या देखेंगे, औसत वेग। दोस्तों आज अपने सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत स्लो चला रहे हैं प्रोसेस को ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना हो। यदि हो सके आप अपने बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। किसी भी प्रकार का वेग निकाल, किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है समीकरण का वेग निकालने के लिए में, तो प्लीज आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए और बताइए कि किस प्रकार का आपको परेशानी है। दोस्तों मैं ये भी बोलना चाह रहा था कि 2024 के लिए क्वेश्चन बैंक आ चुका है। यदि आप अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं तो प्लीज आप जैसे भी हो कल किताब खरीदिए और इस चैप्टर से देखिएगा धीरे धीरे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन बैंक का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, जान लीजिए। इसीलिए बोलता हूं यदि आपको क्लास 12th में 80-90% लाना है, यदि आप चाहते हैं एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे अभी भी, तो प्लीज आप क्वेश्चन बैंक अवश्य लीजिए। और जैसे जैसे चैप्टर समाप्त होगा हम क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन कराते चले जाएंगे। जैसे भी औसत वेग क्या वेग निकालना सिखाए तो उसको किताब में कई सारे क्वेश्चन पूछा गया है वेग के आधारित, उससे आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इसलिए यदि आपको किताब चाहिए तो आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट से भी ले सकते हैं। लेकिन यदि आपको सस्ता में चाहिए, कम से कम 50-60% डिस्काउंट आपको चाहिए दोस्तों,
तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ, उस पर क्लिक कीजिए और वहां से खरीदिए। आप देखिएगा वहां से कम आपको 50% डिस्काउंट श्योर देगा। चलिए हमारी बातों का आप सीरियस लीजिएगा। चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।